नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मासाब ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी को आज ये बताना चाहता हूँ कि हम हिंदी के लिए जो श्रृंखला शुरू कर चुके हैं, इसमें आज ये दूसरा लेक्चर है और इस दूसरे लेक्चर में हम बोलियों के ऊपर जो प्रमुख बोलियां हैं मध्य प्रदेश की, उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देरी नहीं करते। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे लिए जानने के लिए सबसे पहले क्या है। दोस्तों, हिंदी जो है, इसके बारे में पहले लेक्चर में मैं आपको बहुत सारी बातें बता चुका हूँ। आप जानते हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसके लिए जो लिपि प्रयुक्त होती है, देवनागरी लिपि, वो बहुत ही सक्षम है हर तरह की ध्वनि को प्रकट करने के लिए सांकेतिक रूप में। जैसे मान लीजिए कि आप ध उच्चारण करते हैं तो इसके लिए एक अलग संकेत देवनागरी लिपि में आपको मिल जाएगा। अगर आप ढ उच्चारित करते हैं तो आपको उसके लिए भी एक अलग संकेत देवनागरी लिपि में मिल जाएगा। संस्कृत है, मराठी है और हिंदी तो है ही, ऐसी तमाम भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने पहला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो इसलिए देख लीजिए क्योंकि उस लेक्चर में इंट्रोडक्शन था भाषा का भी, और जो आप कुछ चीज़ें छोटी मोटी पढ़ते हैं जिसमें आपको अक्सर कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, मातृभाषा क्या होती है, संविधान जो है उसके अनुसार कितनी भाषाएं हैं, ये तमाम चीज़ें हमने उसमें देखी हैं। हिंदी का जिक्र जो है वो कौन सी अनुसूची में आता है, इन चीज़ों पर हमने उसमें चर्चा की है। तो आप उस लेक्चर को देख लें। फिलहाल इस लेक्चर पर रहते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हेडिंग है दी हुई है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां। तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख भाषा है वो है हिंदी भाषा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कई सारी क्षेत्रीय बोलियां जो है वो आप देखेंगे कि प्रचलित है। अब क्या होता है कि भाषा तो ठीक है, आप जानते हैं, जिसका अपना एक व्याकरण होता है उसे हम भाषा कहते हैं। बोली जो है इसका अपना व्याकरण नहीं होता। व्याकरण क्या करता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वो भाषा के भीतर अनुशासन पैदा करता है, और अनुशासन जीवन में बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। जो आप लिख रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, कई सारे कवियों ने अपनी काव्य रचनाएं की हैं हिंदी भाषा में, लेखकों ने लिखा है, तो कैसे तय होगा कि कौन जो लिख रहा है वो सही है गलत है। तो वो तमाम चीज़ें जो है व्याकरण के द्वारा अनुशासित होती है किसी भी भाषा में, ठीक है। तो कई सारी क्षेत्रीय बोलियां प्रचलित है। बोली उपभाषा का छोटा रूप है और उपभाषा भाषा का। ये जो बोलियां हैं जो मध्य प्रदेश में की प्रमुख बोलियां कहलाती हैं, ये क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा बोली जाती है। बोली का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है भाषा की तुलना में। सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखती है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन? बोली। प्रमुख बोलियों की अगर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से मालवी है, निमाड़ी है, बुंदेली है, बघेली है। अब अगर हमारे मन में ये प्रश्न आ जाए कि बोली है क्या, तो एक छोटी सी परिभाषा हम दे सकते हैं कि बोली जो है वह मौखिक भाषा है जो क्या करती है, जो किसी क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा संवाद के लिए प्रयुक्त होती है, बोली जाती है। और अगर हम बात करें कि भाई इसकी कुछ विशेषताएं बताइए, होता क्या है कि विशेषताएं जो हैं वो जब हम किसी सुनते हैं किसी विषय पर किसी की, तो हमें उससे स्पष्ट हो जाता है, कन्फ्यूजन नहीं रहता दो चीज़ों में। विशेषताएं जो हैं वो स्पष्ट कर देती हैं अंतर को। तो बोली जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसमें सामान्य व्याकरण के जो है नियम वो नहीं होते, सामान्य व्याकरण के नियम ही नहीं होते हैं ना, समझिएगा। इसका प्रयोग ज़्यादातर क्षेत्रीय और अनौपचारिक वार्तालाप में होता है। औपचारिक वार्तालाप में तो इसका प्रयोग कैसे हो पाएगा, वहाँ तो भाषा का प्रयोग होगा। प्रायः लिखित रूप में मान्यता प्राप्त ये नहीं होती है, हालांकि साहित्य में इसके कुछ अंश जो हैं वो देखे जा सकते हैं। अभी जिन बोलियों का मैंने यहाँ पे जिक्र किया है दोस्तों, जब हम इन बोलियों के कुछ कुछ वाक्यों को देखने का प्रयास करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उन्हें आपने कहीं लिखा हुआ नहीं देखा है। भला आप कैसे लिख सकते हैं उनका प्रयोग? या तो केवल कोई अगर उसमें ड्रामा कर रहा हो, किसी विशेष बोली में कोई नाट्य रूपांतरण अगर हो रहा हो, तो वहाँ पर वो जो स्क्रिप्ट है उसमें ज़रूर आप लिखा हुआ पा सकते हैं। उसके अतिरिक्त तो हम इन्हें कहीं भी लिखित रूप में नहीं ही देखते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करते हैं मालवी की। अब देखिए, आप नक्शा देख रहे हैं मध्य प्रदेश का, और ये जो है इसमें सारे जिलों को दिया गया है, दर्शाया गया है। तो अगर मैं बात करूँ मालवी की, तो मालवी बोली जाती है मुख्य रूप से आप देखेंगे इन 9 जगहों पर: नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, राजगढ़, झाबुआ, इंदौर, धार और देवास।
समझिएगा कि अगर हम बात करें इसका उद्भव कहाँ से हुआ है, तो मालवी जो है इसका विकास पश्चिमी हिंदी की जो शौरसैनी अपभ्रंश है उससे हुआ है, और राजस्थानी और गुजराती का जो है इस पर प्रभाव देखा जा सकता है। अब पश्चिमी हिंदी, आप यहाँ से इस चीज़ को थोड़ा सा लिंक करते हुए चलिएगा। देखिए, ये मध्य प्रदेश का नक्शा है, ये इसका उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है, वो पूर्वी भाग है, और ये पश्चिमी भाग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जितने ये जो 9 जिले दिखाई दे रहे हैं खास तौर से, उसमें आपको ये बोली हुई दिखाई पड़ती है। हालांकि पश्चिमी हिंदी नाम से स्पष्ट है, वो राज्य के आधार पर नामकरण नहीं है, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र और राजस्थान के झालवाड़ और चित्तौड़ में बोली जाती है। आप जानते हैं कि राजस्थान जो है वो अपनी सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश के साथ में, उसको मैंने सम्मिलित नहीं किया है, लेकिन मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं इनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। नाम कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, देवास, राजगढ़, मंदसौर, नीमच और रतलाम आप देख सकते हैं। समझिएगा दोस्तों कि मालवी बोली बोलने वालों की जो संख्या है वो लगभग 50 लाख है। ठीक है, मध्य प्रदेश में, या ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान मिला के। और उपबोलियों की अगर मैं बात करूं, अब देखिए बोली से भी क्या बनती है, उपबोली बनती है। भाई मान लीजिए कि कोई जो है वो निमाड़ी बोल रहा है, कोई जो है वो बघेली बोल रहा है, और दोनों जो है वो अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, तो जो बीच की बॉर्डर है वहाँ पे जो जन्म लेगी वो भी तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि उसमें शब्दों का जो है आप देखेंगे कि मेल मिलाप दिखाई देता है। ऐसे ही अलग अलग बोलियां जन्म लेती है। तो सोनवाड़ी, डोंगी, रांगनी, हाड़ौती, राजवाड़ी, रतलामी, मंदसौरी, रजवाड़ी, रतलामी, मंदसौरी, ये सब इसकी उपबोली है। किसकी? मालवी की। उच्चारण की इसकी एक विशेषता आपको मिलेगी। जैसे आप बोलेंगे ना कि हम इतनी सारी बोलियों में से कैसे पहचाने कि ये मालवी बोल रहा है, तो देखिए क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं चैन, चैन मिलना, सुकून मिलना, तो चैन बोला तो चै में जो है आई की मात्रा है, ए की मात्रा नहीं है, लेकिन जो मालवी में बोलेगा वो चैन बोलेगा, चैन। देखिए लिखा हुआ है मैंने, चैन को चैन बोला जाता है, औरत को औरत बोलते हैं, मोहन है ना, तो ह जो है वो या में बदल गया, मोयन हो गया, रानी को रानी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है इसकी उपबोली में रजवाड़ी शब्द आया है ना, ये जो अड़ा है, ये जो अड़ा है, इसको देखिए आप ध्यान से, आप देखेंगे ये अड़ा को आप देखिए, ये जो कठिन उच्चारण होता है ना, ये बताता है कि जिस क्षेत्र में ये बोला जा रहा है, जैसे अड़ा हो गया, वो वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का जो भूगोल है वो बहुत सरल नहीं है, इसलिए उच्चारण जो है वहाँ का कैसा है, कठिन आपको देखने को मिलेगा। ये भूगोल से भी आप भाषा बोली का जो है अनुमान थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि राजस्थान में भी बोली जा रही है, कौन सी? मालवी, मैंने आपको बताया, तो राजस्थानी जो टच है वो थोड़ा सा उसमें आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए रानी को क्या कहेंगे? रानी कहेंगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है घोड़ा को घोड़िया बोलते हैं, जैसे संज्ञा रूप में परिवर्तन है ना। प्रमुख सर्वनामों की अगर मैं बात करूँ इसमें जो है, तो वो कौन कौन से हैं? जैसे मुँह, मैं, तू, कणी, उणी, ये जो है ये मालवी की विशेषता होगी, मालवी बोली की। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके कुछ विशेष तथ्य हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मालवी बोली पर राजस्थानी हिंदी के शौरसैनी अपभ्रंश का भी प्रभाव है, और प्रमुख साहित्यकारों की अगर मैं बात करूं तो प्रहलाद जोशी जो है वो मालवी शब्दकोश के संकलक कहलाते हैं। चंद्रसखी, बाल कवि, बैरागी, ये कुछ नाम हैं। मालवी बोली के अगर उदाहरण की मैं बात करूं तो जैसे हिंदी में आप बोलेंगे तुम क्या कर रहे थे, तो इसको मालवी में कैसे बोलेंगे? तम काई कर रहा था, तो वो कैसे बोला? तम काई कर रहा था, काई कहीं कर रहा था। क्या हाल है, इसको बोलेंगे तो बोलेंगे कैसे? कम से कम 75 आदमी इकट्ठा हो गए थे, है ना। अच्छा, ये शायद जो है ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है मालवी की प्राचीन लिपि पैशाची या भूत लिपि मानी जाती थी, वर्तमान में इसकी लिपि भी क्या हो गई है? देवनागरी हो गई है। अब क्या हाल है, तो इसका हो जाएगा कई हाल है, इस तरह से इसको बोला जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये थी मालवी लिपि के बारे में कुछ जानकारी। हम मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों के बारे में पढ़ रहे हैं। निमाड़ी की बात करते हैं। अब निमाड़ी की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो है मुख्य रूप से 5 जिलों को मैंने हाईलाइट किया है, वो है धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। ठीक है, समझिएगा इसका जो विकास है वो पश्चिमी हिंदी के शौरसैनी अपभ्रंश से इसका भी हुआ है, और इस पर जो है वो मालवी, मारवाड़ी जो कि राजस्थानी भाषा की एक बोली है, गुजराती और मराठी का भी इस पर प्रभाव है।
क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के का जो निमाड़ी क्षेत्र है उसमें और महाराष्ट्र के खानदेश में ये बोली जाती है। प्रमुख जिले खंडवा, खरगोन, बढ़ानी, बुरहानपुर और धार हो गए हैं। प्रचलन की अगर मैं बात करूं तो निमाड़ी बोलने वालों की संख्या जो है वो 25 से 30 लाख है। वहीं अभी हमने मालवी देखी थी तो उसमें 50 लाख थी संख्या। उपबोलियों की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी होगी? बारेला, भीली और रागड़ी। अगर हम बात करें इसके कुछ प्रमुख साहित्यकारों की तो नाम आता है किनका? नाम आ जाएगा राम नारायण उपाध्याय का, जो निमाड़ी शब्दकोश के संकलक हैं, और श्री राम परिहार, जो कि निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक इन्होंने पुस्तक लिखी है। ठीक है, विशेष तथ्यों की बात करूं तो इस प्रकार है कि 19 सितंबर को निमाड़ी दिवस मनाया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। अंबार बोल जो है वो निमाड़ी का पहला महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य समझते हैं ना आप? ठीक है, तो अंबार बोल जो है वो निमाड़ी का पहला महाकाव्य है, जो महाभारत का क्या है? निमाड़ी अनुवाद है। दरअसल निमाड़ी बोली के अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे हिंदी में वाक्य है कि यह बच्चे तो दिन भर खेलते रहते हैं, तो इसको निमाड़ी में कैसे बोलेंगे? ये पोरिया पोरी तो दिन भर खेलिया छह करिच। इस तरह से इसको बोलेंगे। वो एक्सेंट मेरा नहीं आ पा रहा है, हालांकि जब उसी एक्सेंट में हम किसी बोली बोलने वाले को सुनते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद आता है, आपको पता होगा। मेरी सहेली मेरे स्कूल में साथ पढ़ती है, अगर निमाड़ी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? मारी सहेली ना मारे साथ पढ़च मारे स्कूल में। ठीक है, ओके। तो पढ़ते समय कई बार हमें आनंद आता है, तब आता है जब हम उसको हमारा जो वास्तविक जीवन है उससे जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हमारे लिए कोई भी विषय हो वो बोर हो जाता है, कोई भी विषय हमारे ऊपर बर्डन लगने लगता है हमारे लिए। तो इंटरेस्ट पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप जोड़ पाएँ, खासतौर से सामाजिक विज्ञान के तो जितने भी विषय हैं, ये तो खैर भाषा है, उनको आप अपने सामान्य जीवन से रिलेट करके बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, और यकीन मानिए यही चीज़ आपको उनमें इंटरेस्ट पैदा करके दिलाती है। ठीक है, तो ये आप समझ गए निमाड़ी बोली की बात जो हमने अभी करी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बुंदेली की। इसके अगर उद्भव की बात करूं तो इसका भी जो विकास है वो पश्चिमी हिंदी के शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो देखिए, दो मैंने यहाँ पर नक्शे लगाए हैं, एक उत्तर प्रदेश का और एक मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो निमाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, ये जो है यहाँ पर ये बोली जाती है। और इसी के ठीक ऊपर आप उत्तर प्रदेश देख लेंगे जिसमें आपको झांसी और बांदा मिल जाएंगे, यहाँ पे भी ये जो बोली है बुंदेली, ये विशेष रूप से बोली जाती है। अब प्रमुख जिले मैंने अभी आपको बता दिए हैं। प्रचलन की बात करूं तो लगभग 1 करोड़ लोग ये भाषा बोल रहे हैं। आप जानते हैं कि अभी सोशल मीडिया का युग है ये, और इसमें बहुत ज़्यादा रील्स आप वायरल्स होते देखते हैं, तो उसमें आधे से ज़्यादा जो आपको देखने को मिलती हैं, जो बोली, जो एक्सेंट आप देख रहे हैं, वो हो सकता है कि वो बुंदेली हो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है। उपबोलियों की अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा बुंदेली की। लुंधाती, पवारी, भदावरी, खटोला और बनाफरी। नाम थोड़े से अटपटे अजीब लग सकते हैं आपको, लेकिन आप इनको थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाएंगे और फिर आपको ध्यान में रहेगी चीज़ें। इनके प्रमुख साहित्यकारों की बात करूं तो महेश कटारे एक नाम है जो बुंदेली बोली के लिए आप ध्यान रखेंगे, प्रमुख साहित्यकार हैं। शब्दकोश संकलक हैं दरअसल, ईसुरी, जगनिक, है ना। और उच्चारण की जो विशेषताएं अगर मैं इसकी बात करूं बुंदेली की, तो ल का उच्चारण इसमें ए रूप में किया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसका नामकरण किया था बुंदेली का, यह आप ध्यान रखेंगे। बुंदेली बोली पर उत्तर प्रदेश, राजस्थानी और महाराष्ट्र की बोलियों का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। और इसमें इसका उदाहरण जो है वो इस प्रकार से है कि सभी जनों को प्यार भरो राम राम का कर रहे भैया, इस तरह से ये बोली जाती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आते हैं बघेली पर। ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा, क्या क्या देखा हमने? मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, इसमें हमने पश्चिमी हिंदी की बात की, जो कि शौरसैनी जो अपभ्रंश है उसका वहां से आती है। लेकिन अब आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, हम मध्य प्रदेश के पूर्व में आ चुके हैं। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी के जो अर्धगामी अपभ्रंश हैं उसका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चीज़ें, क्योंकि उसका उद्भव भी बघेली बोली का यहीं से हुआ है। जो बघेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश का आपने नाम सुना होगा, तो मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में ये प्रचलित है। प्रमुख जिलों की अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ पे हैं
देखिए मेंशन है रीवा, सतना, मैहर, सीधी, सिंगरौली, उमरिया और शहडोल, ये कुछ नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसके बोलने वालों की संख्या, तो लगभग जो मालवी के थे यहाँ पे पश्चिम में, उतने ही पूरब में देखने को मिल जाएंगे, 50 लाख। ठीक है, उपबोलियां अगर मैं इसकी बात करूं तो कौन सी हैं? तिरहरी, पवारी और गरोही। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रमुख साहित्यकार में इसका नाम जो है आप मेंशन रखेंगे, प्रमुख साहित्यकार बघेली के लिए श्रीनिवास शुक्ल है, शब्दकोश संकलक है, और विश्वनाथ सिंह, ये नाम आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं इसकी विशेषता की बात करूं तो इसे दक्षिणी अवधि भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और बघेली में जो क्रिया होती है, जिसको आप अंग्रेजी में वर्ब भी कहते हैं, उसके अंत में त अक्षर और क्रिया सार्थक संज्ञा में ब अक्षर का प्रयोग होता है। बघेली बोली के उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो और तुमरा का हाल चाल बा, सब ठीक ही चलत है, इस तरह से ये बोली जाती है बोली। ठीक है, बघेली आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने जिन प्रमुख बोलियों के बारे में जाना, समझा, पढ़ा, किस उद्देश्य से जाना हमने? मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों के तौर पे। तो उसमें अगर हम दोनों को थोड़ा थोड़ा साथ में ले लेके देखें तो मालवी और निमाड़ी बोलियों की विशेषताओं को समझिए। मालवी और निमाड़ी बोलियों का मध्य प्रदेश के ग्रामीण जीवन में आपको बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। चूंकि आप एक ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं साथियों, जिसमें मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आप प्रशासनिक परीक्षा की शायद हो सकता है तैयारी करें, तो उसमें आपको लिखना भी पड़ता है। तो आपका जो शब्दकोश है वो उस विषय सम्मत शब्दकोश से मेल खाना चाहिए जिस विषय पर आप लिख रहे हैं। हर विषय का अपना एक अलग शब्दकोश होता है। तो आप देखेंगे कि जब आप भाषा पढ़ रहे हैं, खास तौर से हम हिंदी की बात कर रहे हैं, तो जब हम उसकी बोलियां पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो हमें उनकी विशेषताओं के बीच में जो साझा तौर पर हम बोल सकते हैं वो याद होना चाहिए, अंतर स्पष्ट होने चाहिए। तो ग्रामीण जीवन में गहरा प्रभाव है और यह दोनों बोलियां सांस्कृतिक और साहित्यिक धरोहर में अत्यधिक योगदान देती हैं। इनके शब्द भंडार में गुजराती, राजस्थानी, मराठी और बुंदेली के शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं। उच्चारण की भिन्नता को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मालवी में जैसे ए को, मतलब जो आई है उसको ए में बदल दिया जाता है, चैन को चेन पढ़ते हैं। इसी तरह निमाड़ी में के उच्चारण में अगर देखेंगे तो मारवाड़ी और मालवी का इसमें आपको मिश्रण देखने को मिलेगा। इसके जो उदाहरण है वो अभी हम ऊपर देख चुके हैं, आप जानते हैं। ऐसे ही बुंदेली और बघेली बोलियों की विशेषताएं अगर देखें तो समझिएगा, बुंदेली और बघेली बोलियां मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। सीमावर्ती क्षेत्र जो सीमा से लगे हुए हैं, और ये बोलियां लोगों के दैनिक जीवन में रच बस गई हैं। बुंदेली और बघेली बोलियों में हिंदी की तरह ही आप देखेंगे कि शब्द होते हैं, क्योंकि हिंदी की ही बोलियां हैं, लेकिन उनके प्रयोग और उच्चारण में विशिष्टताएं आपको देखने को मिल जाएगी। बुंदेली बोली का प्रभाव अगर देखेंगे तो बुंदेलखंड के साहित्य और गीतों में बुंदेली का अत्यधिक प्रयोग होगा, जैसे आल्हा खंड और ईसुरी के फाग, इस तरह से। बघेली बोली के प्रभाव की बात करें तो बघेली में रीवा और सतना क्षेत्र की अपनी विशिष्टताएं आपको देखने को मिलेगी, जहां पर अवधी भाषा का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, अवध क्षेत्र और अवधि। ठीक है, बोलियों का साहित्यिक योगदान, ये 3 लाइन लिखना मुझे थोड़ा जरूरी लगा, इसलिए मैंने लिख दिया। इन बोलियों में साहित्य रचना का एक समृद्ध इतिहास आपको देखने को मिल जाएगा, और जहां ईसुरी, जगनिक जैसे बुंदेली कवि, बाल कवि, बैरागी जैसे मालवी कवि और श्रीनिवास शुक्ल जैसे बघेली साहित्यकार प्रमुखता से उभरकर सामने आते हैं। निमाड़ी महाकाव्य की बात करें तो निमाड़ी भाषा का महाभारत का जो अनुवाद है, जो कि अंबार बोल है, वो निमाड़ी का पहला महाकाव्य है बड़ा, जिसे महादेव प्रसाद चतुर्वेदी ने लिखा है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पर अच्छा चीजें अभी थोड़ी सी बची हुई है। बोलियों का सांस्कृतिक महत्व, ध्यान दीजिए। संस्कृति एक ऐसा शब्द है जो पीढ़ी सौंपती है अपनी आने वाली पीढ़ी को, जनरेशन टू जनरेशन ये चीजें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, अब देखिए, समझिएगा, इन बोलियों का क्षेत्रीय लोकगीतों पर, कथाओं पर, सांस्कृतिक परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान आपको देखने को मिलेगा। त्योहारों और सामाजिक समारोहों में भी आप देखेंगे कि बुंदेली, मालवी, निमाड़ी, बघेली गीतों का गायन और इनसे संबंधित कहानियों का वाचन होता है। संस्कृति में योगदान की अगर बात करेंगे महत्व के बाद, तो इन बोलियों के माध्यम से लोक नृत्य, लोक संगीत और परंपराओं को जीवित रखा गया है। लेकिन बुंदेली की जो लोकनाट्य शैली है उसमें पारंपरिक बुंदेलखंडी यानी राई नृत्य का योगदान अद्वितीय है।
ये नृत्य का नाम आपने पहले भी सुना होगा। मालवी में विवाह गीत, फसल कटाई के समय के गीत, निमाड़ी में संक्रांति के अवसर पर विशेष गीत और बघेली में भजन का भी समृद्ध भंडार जो है वो देखने को मिलता है। अब मध्य प्रदेश की अगर मैं बात कर रहा हूं कि हम मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों पर चर्चा कर रहे हैं, तो समझिएगा कि मध्य प्रदेश की इन बोलियों का संरक्षण पर भी तो हमें बात करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। तो देखिए, इन बोलियों के संरक्षण की पहल जो है उस पर अगर हम बात करें तो शोध और साहित्यिक संस्थान की अगर मैं बात करूं तो कई शोध और साहित्यिक संस्थान इन बोलियों को जीवित रखने के लिए आप देखेंगे और उनके साहित्य का संकलन करने में लगे हुए हैं, निरंतर तत्पर हैं। सरकारी संरक्षण की अगर मैं बात करूं तो राज्य सरकार ने क्षेत्रीय बोलियों के संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई हैं और समय समय पर इन पर आधारित सांस्कृतिक महोत्सवों का आयोजन वो करती रहती है। निमाड़ी दिवस आपको मैंने बताया था कि 19 सितंबर को मनाया जाता है। ये मना करके निमाड़ी दिवस को निमाड़ी संस्कृति और साहित्य का सम्मान जो है वो किया जाता है। तो ये हमारा आज का जो वीडियो था, मैं मानता हूं कि बहुत छोटा तो नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा भी नहीं था, छोटा था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी था। महत्वपूर्ण इसलिए था कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ के क्षेत्र की लोगों की जो विविधताएं हैं, जो हमें समझ में आती है, हम कैसे पहचानेंगे किसी को पहली मुलाकात में कि भाई आप है कहाँ से। अगर आपको बोलियों का अच्छा खासा ज्ञान है तो आप पहचान सकते हैं कि भाई अच्छा तुम इस क्षेत्र से हो। हर क्षेत्र की अपनी एक विरासत, एक संस्कृति होती है, हर क्षेत्र में बोली जाने वाली उनकी एक बोली होती है और वो बोलियों में जो शब्द आपको देखने को मिलते हैं, वो जिन जिन भाषाओं का मेल होता है, उससे समझ में आता है कि दरअसल ये जो क्षेत्र है ये किस राज्य के दूसरे राज्य के पड़ोस से या सीमा जो है वो उनसे साझा करती है। बोलियों का महत्व समझने से हमारा अपना ज्ञानवर्धन भी जो है वो बहुत होता है और साथ ही साथ क्या होता है कि एक भाषा बोलने वाला जब दूसरे भाषा बोलने वाले के सामने आए और यदि दोनों के बीच सामंजस्य पैदा होता है तो सिर्फ भाषा का आदान प्रदान नहीं होता, विचारों का, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ों का, संस्कृति का होता है। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, आप चाहे कोई भी विषय पढ़ें, आप विज्ञान पढ़ें, सामाजिक विज्ञान पढ़ें, गणित पढ़ें, सभी विषयों के अंतर्गत जो भाषा है उसका महत्व बहुत अलग और अनोखा होता है। भाषा वो हथियार है, भाषा वो माध्यम है, भाषा वो माँ है जो सारे विषयों को अपनी गोद में पालती है और आप जब किसी विषय को पढ़ना चाहते हैं तो उसके ज्ञान को, उसके अनुभवों को, उस विषय के, वो सब आप तक पहुंचाती है। तो इसलिए अपनी भाषा का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग भाषा से प्रेम करते हैं उन लोगों को किसी एक विशेष भाषा दिवस पर ये याद दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आपको इस भाषा का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो भाषा से प्रेम कीजिए। जितना ज़्यादा आपके पास में शब्दकोश होगा, जितने ज़्यादा आपके पास शब्द होंगे, उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति दूसरे के सामने कर पाएंगे और उतना ज़्यादा आप ये समझिए कि आपकी जो समझ का स्तर है उसको आप बढ़ा पाएंगे। तो कोशिश कीजिए किसी परीक्षा को निकालने के उद्देश्य से इतर अलग हटके आप प्रयास करें कि आप अपनी भाषा को मजबूत बनाएंगे और किसी एक भाषा में निपुणता हासिल करेंगे जिसमें आप करना चाहते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में इसी श्रृंखला के अंतर्गत। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे और ये हमारे चैनल की अभी शुरुआत का दौर चल रहा है, तो हमें भी आपके स्नेह और प्रेम की आवश्यकता है। हालांकि वो कौन सा दौर या समय नहीं होता जब हमें एक दूसरे के प्रेम और स्नेह और साथ की आवश्यकता ना हो, ऐसा संभव नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर इस वीडियो को पसंद करेंगे और अपनी जो भी समस्या है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे। ये PDF अगर आपको चाहिए एकदम निःशुल्क, तो आप अभी हमारी वेबसाइट शिक्षास्त्र.com पर जाकर ये PDF को प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स आपको मिल जाएंगे। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।